जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का एक सत्र आज समाप्त हुआ, जिसमें जो कुछ निर्णय लिए गए हैं वो निर्णय भारतीय जनता पार्टी के माथे पे पसीने की बूंदों को लाने के लिए मुझे लगता है काफ़ी है। बाकी डिपेंड करता है आगे कल क्या होगा। और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बैठे हैं अखिलेश कुमार जी, जो कि पूर्व में किसान मोर्चा के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट लीडरशिप है उसमें मजबूत अपनी पकड़ रखते हैं। और सबसे पहले तो अखिलेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या लगता है अखिलेश जी की जो तेवर नीतीश जी का अभी दिख रहा है, किस करवट बैठेगा ये? नहीं, तेवर देखिए, सबकी नज़र है, जो जिस नज़र से देखेगा उस नज़र से दिखेगा। आपको उनका तेवर दिख रहा था, लेकिन उनको मैं ये समझता हूँ कि ये उनका अपना सबका रूटीन वर्क होता है। पॉलिटिकल पार्टी का कार्य समिति की बैठक, चुनाव समाप्त हुआ है, अब कार्य समिति की बैठक करना उनके लिए बहुत काफ़ी आवश्यक था। और ये बैठक इसलिए आवश्यक था कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अब मंत्री हो गए हैं, तो फिर यहाँ पर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए था, और इसलिए वो बुलाए हुए थे। और इसलिए मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उनके बॉडी लैंग्वेज, उनका बातचीत सब इस बात को प्रमाणित करता है कि वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था रखते हैं, और इसलिए कहीं कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल स्मूथली ये गठबंधन चल रहा है और चलेगा, आगे भी बड़ी मजबूती से साथ रहने वाले। संजय झा जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया जी। संजय झा जी के ऊपर ये आरोप भी लगता रहा है कि संजय झा जी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और जनता दल यूनाइटेड में दोनों के बीच में लाइजनिंग का काम करते हैं। तो संजय झा को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, इसको किस रूप में देखते हैं आप? नहीं, ये आरोप क्या है? अच्छी बात है। अगर संजय झा जी का भारतीय जनता पार्टी से अच्छा संबंध है तो इसमें बुरा क्या है? मतलब इतनी पुरानी दोस्ती है हमारी, और ये इस दोस्ती में कहीं ना कहीं कोई एक व्यक्ति तो ऐसा है जो हमारी दोस्ती को आगे भी लेकर के चलने में सक्षम है, तो ये अच्छी बात है ना। दोस्ती तो बहुत अच्छी है आप लोगों की, इस चीज में केमिस्ट्री भी आप लोगों की मैच करती है, लेकिन बीच बीच में केमिस्ट्री खराब क्या हो जाती है? ठीक है, खराब हो जाता है, परिस्थितियां बनती होंगी। और मैं समझता हूं कि राजनीति में अगर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं तो फिर उससे सबक भी लिया जाता है, और सबक लेने के बाद उसमें सुधार भी किया जाता है। तो सुधार भी हुए हैं। संजय झा जी भारतीय जनता पार्टी में पहले थे, आज जनता दल यूनाइटेड में है, तो दोनों पार्टियों को ठीक से समझते हैं। और ठीक से दोनों पार्टियों को समझने वाला व्यक्ति अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है तो यही इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ये संबंध आगे चलेगा, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है जो बीजेपी को अच्छी ढंग से समझता है। बस यहीं पे हम लाना चाहते थे जी। भारतीय जनता पार्टी की सहमति थी संजय झा को अध्यक्ष बनाने की, और नीतीश जी ने उस बात को मान लिया है। हमारी सहमति असहमति से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था। लेकिन ये बात जरूर है कि व्यक्ति जब कुछ निर्णय करता है तो अपना साथी, सहयोगी, इनके मन मिजाज, कोई भी बात होता है, अपने पार्टनर का कोई ख्याल अगर रख रहा है, उनके मन मिजाज का, तो ये अच्छी बात है। और मैं समझता हूं कि अगर ये जनता दल यूनाइटेड कल भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ चले, इसलिए एक ऐसे व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष की जरूरत थी जो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड को दोनों को के बीच एक सेतु का काम कर सके। ये जनता दल यूनाइटेड ने अगर किया है तो ये स्वागत योग्य है। मैं समझता हूँ कि अच्छी बात। लेकिन हम लोग तो ये मान के चलते हैं कि संजय झा पर मोहर लगाया बीजेपी ने और स्वीकार किया जनता दल यूनाइटेड। नहीं, हम क्यों मोहर लगाएंगे? वो जनता दल यूनाइटेड के समर्पित नेता हैं, और नीतीश कुमार जी में उनकी पूरी आस्था है, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में वो पहले रहे हैं और वो इस पार्टी को ठीक से समझते हैं, और यहाँ के कई नेताओं से भी उनके अच्छे संबंध हैं। तो राजनीति में तो होता है, कई इधर के यहाँ के लोगों का उनसे अच्छा संबंध, उनके वहाँ के लोगों का इनसे अच्छा संबंध, तो ऐसे ही लोग तो बीच में
एक दूसरे को करीब लाने में काम करते हैं तो अच्छी बात है, मैं समझता हूँ। लेकिन हम लोग क्यों उनका अपना अस्तित्व है, वो एक बिल्कुल स्वयंभू अपना एक राजनीतिक दल को चलाते हैं और उस राजनीतिक दल का अपना संविधान है, अपनी संरचना है और इसलिए बिल्कुल वो उनका निर्णय है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, भारतीय जनता पार्टी को प्रसन्नता है, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि वो हम उनके प्रयासों से भाजपा और जनता दल यूनाइटेड दोनों विधानसभा चुनाव में भी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी और वो भी उनका जनता दल यूनाइटेड का इसी तरह सफल नेतृत्व करते रहे, इसके लिए मैं शुभकामना देता हूँ। अखिलेश जी, आप एक बहुत मजबूत नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इस बार आप दो जगह के चुनाव के प्रभारी रहे। बगहा में तो आपने जीत हासिल कर ली, लेकिन एक जगह पे बक्सर में यहाँ के आप प्रभारी थे, वहाँ आप चूक गए। क्या लगता है इस बार की 2019 का जो चुनाव था, उस चुनाव में और इस चुनाव में क्या फर्क दिखता है? नहीं, एक चीज तो है कि हम लोग भी अभी लगातार समीक्षा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इस बात को स्वीकारने में मैं गुरेज नहीं करूंगा कि जो हमारा मार्जिन था, जहां हम 3 लाख 4 लाख से चुनाव जीते थे, मार्जिन घटा है और लड़ाई करीब हुई है। हम 4-5 सीट हारे भी हैं, तो नहीं, एनडीए तो 9 सीट हारा है। तो इसकी समीक्षा आज निश्चित रूप से करनी चाहिए थी और हम लोग कर भी रहे हैं। चुनाव में एक चीज़ तो मैं ये जरूर मानता हूँ कि ये लोग कुछ बातें झूठ फैलाने में सफल रहे और इसका परिणाम रहा कि हम थोड़ा पीछे रह गए हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि वो झूठ अब तुरंत पर्दाफाश भी हो गया, हम लोगों ने तुरंत उसका पर्दाफाश भी किया। जैसे एक झूठ इन लोगों ने फैलाया कि संविधान बदल दिया जाएगा, दूसरा झूठ इन्होंने फैलाया कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, और हम लोगों ने उसको काउंटर करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ और काउंटर करना चाहिए था। मैं बिल्कुल स्पष्टवादी हूँ और मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, लेकिन हमारे पास अभी समय है और हम इस बात को साबित कर देंगे कि आरक्षण के विरोधी ये हैं जिन लोगों ने कई राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार, ये कर्नाटक जैसे स्टेट में, तमिलनाडु जैसे स्टेट में जहां इंडिया गठबंधन की सरकार रही है, और इन लोगों ने असंवैधानिक रूप से, बाबा साहब अंबेडकर ने जो आरक्षण की व्यवस्था दी थी वो सामाजिक व्यवस्था थी, न वो आर्थिक थी और न ही ये क्या कहते हैं कि जातीय थी, वो बिल्कुल सामाजिक व्यवस्था थी। और उसमें ये था कि सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण दिया जाए, और मुसलमानों के आरक्षण को इन लोगों ने मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया। और किनका आरक्षण? जो ओबीसी और अनुसूचित जाति के लोगों का था, ये आरक्षण समाप्त कर रहे हैं। ये जो है संविधान के साथ 90 बार जिन लोगों ने संविधान में 75 बार संविधान में संशोधन किया, 90 बार 356 का दुरुपयोग कर इन्होंने चुनी हुई सरकारों को गिराया है, और ये हम पर आरोप लगाया और कहीं ना कहीं इसको लोगों ने ये कहा। लेकिन अब ये धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं। उन सारी कमियों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे संगठन के तौर पर, और बाकी जो नैरेटिव है उनको, और हम 2019 में फिर उसी मजबूती। अखिलेश जी, अभी आपने 356 की बात की, आप ये मुझे बताइए, बंगाल की जो स्थिति है, क्या आपको लगता है कि बंगाल में जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था दिखाई, वो पकड़े गए, पीटे गए, मारे गए, सर काट लिया गया, तो आखिर धारा 356 का प्रयोग वहां पे सरकार ने क्यों नहीं किया? मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार इस पर संजीदगी से जरूर निश्चित रूप से सोच रही होगी। राज्यपाल वहां इसकी रिपोर्ट लिए हैं, लोगों को वहां बुलाए हैं। सचमुच बंगाल में बड़ी भयावह स्थिति है। राज्यपाल जब बुला रहे थे लोगों को, तो उन राज्यपाल से मिलने नहीं दिया जा रहा था, महामहिम से मिलने नहीं दिया जा रहा था। और मैं समझता हूं कि ये वो राज्य इस स्थिति में जरूर है कि वहाँ कुछ न कुछ केंद्र सरकार को विशेष रूप से करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो भारत के माननीय गृह मंत्री हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों निश्चित रूप से उस पर संजीदगी से विचार कर रहे होंगे और निश्चित कुछ न कुछ करेंगे। और मैं समझता हूं कि बंगाल को धीरे धीरे बंगाल के लोगों को भी अब इससे वहां से निकलना चाहिए। और वहां विधानसभा चुनाव के पहले निश्चित रूप से मैं अपने नेतृत्व से भी मांग करता हूं कि निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव के पहले कुछ ऐसा निर्णय लेना चाहिए, वरना वहां पर शांतिपूर्ण ढंग से और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। और इसके साथ साथ चुनाव में यदि ये टीएमसी आगे अगर रह गई तो बंगाल धीरे धीरे कश्मीर वाली परिस्थिति में पहुंच जाएगा। इसलिए
मैं समझता हूं कि हमारा नेतृत्व निश्चित रूप से इसमें योग्य निर्णय लेगा, लेकिन मैं नेतृत्व से प्रार्थना भी करता हूं कि विधानसभा चुनाव के पहले कोई न कोई योग्य निर्णय लेना चाहिए और लेकर के, और वहां पर बंगाल के बीजेपी के कार्यकर्ता तो पिट ही रहे हैं, आम आदमी जो मुश्किल से गुजर रहा है उस मुश्किल से निजात दिलाना चाहिए। चलिए, तो बंगाल की बात हो गई। कर्नाटक में भी आपका परफॉर्मेंस वो नहीं रहा जो होना चाहिए था। मैं कह रहा हूं कि पूरे देश में, मैं तो बिहार में था, लेकिन पूरे देश में क्या परिस्थिति रही इन सब का के पीछे पार्टी निश्चित रूप से समीक्षा कर रही है और सारी निष्कर्ष पर पहुंचे। देखिए, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, रिवाइव करने की जो हमारी क्षमता है और जो हमारा रेशियो है, जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, वो बाकी लोगों से बहुत ही अच्छा है। हम संगठन के तौर पर काम करते हैं, छोटी मोटी अगर कोई गलती हुई होगी या कहीं ना कहीं चूक रह गई होगी, उन सबको हम ठीक करेंगे। और ये विश्वास रखिए कि जहाँ जहाँ जो कमी रही है, जहाँ जहाँ हम पीछे रह गए हैं, उन सब की समीक्षा हो रही है और हम उन सारे कमियों को दूर करके और फिर 19 वाली परिस्थिति में और उससे आगे जाने का प्रयास करेंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश जी के साथ आपका गठबंधन रहेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन नीतीश जी की तरफ से जो ये बातें, जो सूत्रों से हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि नीतीश जी का दावा है कि इस बार 140 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी और बाकी जो सीटें हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी और उसके एली चुनाव लड़ेंगे। ये बहुत पुष्ट जानकारी मेरे पास है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आज अगर कहीं कोई कुछ इस विषय पर बोलता है तो मैं समझता हूं कि बहुत प्रीमेच्योर ये बात हो जाएगी। इतना पहले ये सब कयास लगाना, कयास तो लगते ही रहेंगे जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो जाएगी, कौन कहां से कितना लड़ेगा इसकी घोषणा नहीं हो जाएगी, तब तक कयास लड़ते रहेंगे। नहीं, लेकिन अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी में भी तो आवाज उठनी शुरू हो गई ना। अश्विनी चौबे ने आवाज उठाई कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है उसको बड़े भाई की भूमिका माननी चाहिए। इस तरह की आवाज उधर भी उठती है और इधर भी उठती है, लेकिन निर्णय हमारे नेतृत्व को करना है। और मैं समझता हूं कि आज के समय में इस तरह की बातें, बड़े नेता वो लोग हैं जिन लोगों ने ये सब बातें कही हैं, लेकिन आज के समय में ये सब बातें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि मीडिया में आकर इन सब बातों को कहने से कहीं कोई निर्णय होता नहीं है। निर्णय होने की अपनी अलग प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में जाकर के निर्णय होगा। और फिर इसके अलावा मैं यह भी मानता हूं कि चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो, लेकिन मीडिया में आकर बोलने से कहीं कुछ संज्ञान में नहीं बातें आती हैं। संज्ञान में बातें आती हैं नेतृत्व से मिलकर के अपनी भावनाओं को प्रकट करने से। और मैं समझता हूं कि वो लोग जितने बड़े नेता हैं उनको वो नेतृत्व के पास जब भी समय मांगेंगे उनको मिल जाएगा और उनको नेतृत्व से मिल करके अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये सारी बातें बेकार हैं। हमारा नेतृत्व बैठ करके निर्णय करता है और उसकी निर्णय की एक प्रक्रिया है और उसी से होने वाली है। ये बयानबाजी बाकी सब इन सब से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, चलिए अखिलेश जी, एक बात ये बताइए, कुशवाहा वोट जिसमें बहुत मजबूत पकड़ भारतीय जनता पार्टी की थी और भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया, सम्राट चौधरी को ये उप मुख्यमंत्री भी बनाया। इसके बावजूद कुशवाहा वोट जो है उसने एनडीए का दामन छोड़ दिया, भाजपा का दामन तो ज्यादा तरीके से छोड़ दिया। क्या कहेंगे इसके ऊपर? हम किसी जाति और किसी बिरादरी को ध्यान में रख करके राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की राजनीति करती है और इसलिए हम सभी वर्गों को लेकर चलने का काम करते हैं। नहीं अखिलेश जी, टोकेंगे बीच में, तो गोल बातें हो गई। कुशवाहा वोट जो आपका वोट था उसने आपका साथ क्यों छोड़ा? मैं फिर गोल बात में नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जाति वाली बात तो देखिए, अब जैसे आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी की किसी नेता से कभी कोई ये बयान सुना है कि फलाने जाति का ये है, फलाने जाति का वो है? ये बात तो उन पर अप्लाई करता है ना कि जो लोग ये कहते थे कि आदमी मर जाता था तो कहते थे कि वो जो आदमी मरा है वो उस जाति का व्यक्ति मरा है जो उनको वोट नहीं देता इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। हम पर ये अप्लाई नहीं करता है। हम सबके लिए काम करते हैं, सबको उचित प्रतिनिधित्व देते हैं। हमारी सरकार केंद्र में है। आज जाकर देखिए कि ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी से लेकर के और अगड़ी जाति को सबको प्रतिनिधित्व जो हमने दिया।
जहां तक सवाल उठता है कि जब ये लगा कि इस देश के अंदर जो अगड़ी जातियां हैं उनको भी आवश्यकता है तो उनको भी जो 10% आरक्षण देने का, हम सबका काम करते हैं, सबकी बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हिस्सेदारी की बात आपने कही अखिलेश जी। 7 उम्मीदवार कुशवाहा समाज से इंडिया गठबंधन ने उतारा, आपने एक भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। हमने उप मुख्यमंत्री बनाया है बिहार के अंदर, हमने बिहार के अंदर उप मुख्यमंत्री बनाया है। उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हमारे कुशवाहा बिरादरी से आते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। सभी जगहों पर सबको उचित सम्मान देने का काम किया जाता है और सबको प्रतिनिधित्व दिया जाता है। लेकिन अब एक बात यह है ना कि जो जातीय उन्माद फैला करके वो लोग काम करते हैं, हम जातीय उन्माद नहीं फैलाते हैं, हम जातियों के सम्मान और जातियों के विकास। बीच में रोकेंगे अखिलेश जी आपको। बिहार की राजनीति में जातिगत संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है और हम लोग जितने चुनाव को देख चुके हैं, मुझे लगता है कि मैं व्यक्तिगत तौर पे कम से कम 25-26 चुनाव को देख चुका हूं और चुनाव के 72 घंटे पहले सारा समीकरण कास्ट लाइन पे आके सेट कर जाता है। और बक्सर में आपने इसका नमूना भी देखा कि आप 29,000 मतों से चुनाव हार गए और 71,000 ब्राह्मण वोट जो है वो डिफरेंट जो कैंडिडेट खड़ा थे उन्होंने काट लिया। अगर वो नहीं काटे होते तो आप चुनाव जीत जाते। तो जातिगत राजनीति से कैसे अपने आप को अलग कर पाइएगा? हम अलग हो या ना हो, लेकिन कम से कम इसका प्रयास तो हम छोटा करेंगे ही ना कि बिहार इस भंवर से निकले। एक बात मुझे बताइए कि भंवर से निकले, लेकिन जो जातिगत असमानता इस बार हुई टिकट के बंटवारे में, है ना, उस टिकट के बंटवारे ने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे खड़ा कर दिया और 17 में मात्र 12 सीट आप जीत पाए, 5 सीटों पे आप चुनाव हार गए। देखिए, चुनाव अगर कोई पार्टी हारती है या चुनाव में परफॉर्मेंस जो एक्सपेक्टेड होता है, जो परफॉर्मेंस अपेक्षित होता है, वो अपेक्षित परिणाम यदि नहीं निकलता है तो इसके कोई एक कारण नहीं होते हैं और सारे कारण भी होते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि इन सारे कारणों पर बारी बारी से विचार करेंगे और विचार करके उनको कैसे हम दूर करेंगे, क्या हमारी रणनीति होगी, ये मीडिया में तो हम नहीं कह सकते हैं, कहेंगे भी नहीं। ये तो हमारी अपनी बात है और उसको हम करेंगे। और जो कि हम आपको कहेंगे तो आपके लिए तो वो न्यूज होगा, लेकिन बाकी के लिए तो ये क्या कहते हैं कि वो सुरंग वाली बात होगी, तो हम क्यों उसको बताएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम समीक्षा करेंगे और एक एक बात जहां जहां हमसे चूक हुई है, जो कहीं कोई भूल हो गई होगी या गलती होगी, सबको हम ठीक करेंगे और ये सब कुछ चाक चौबंद करके हम 2025 के चुनाव मैदान में आएंगे और हम चुनाव जीतेंगे। निश्चित रूप से हमारा मुख्यमंत्री होगा, हम बिहार के अंदर हमारे नेतृत्व में एनडीए। एक अंतिम सवाल अखिलेश जी, सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं। सम्राट चौधरी को आपने प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया, सम्राट चौधरी राज्य के उप मुख्यमंत्री भी बने। इसके बावजूद कुशवाहा वोटों का जो टर्नआउट था उसको वो अपनी तरफ नहीं ले पाए, लेके नहीं आ पाए। तो क्या लगता है कि सम्राट चौधरी की गद्दी रहेगी या चली जाएगी? नहीं, गद्दी रहने न रहने की बात नहीं है। देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अध्यक्ष होते हैं और अध्यक्ष के साथ साथ टीम होती है और उसको काम करने की एक प्रक्रिया होती है और सब लोग काम करते हैं। अब पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी अपना निर्णय करेगी कौन किसको कहाँ क्या रखना, किसकी क्या भूमिका होगी। और चुनाव में जो चुनाव जीतना और हारना ये सब कुछ होता है, तो हम चुनाव कोई हार थोड़ी गए। हम कुछ सीटें ऐसी जो हमारी सीटिंग 5 सीटें जीते थे उसको जीतना चाहिए था, हम नहीं जीत सके हैं, इस बात को मानते हैं। जनता दल यूनाइटेड भी 4 सीट हारी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि हम चुनाव बिल्कुल हार गए हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस परिणाम की अपेक्षा हम नहीं किए थे, यह परिणाम आया है और इस परिणाम के कारण और किसको हटाना है, किसको करना है, ये सब हम लोग क्या होता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, किसकी क्या भूमिका है भारतीय जनता पार्टी की, ये हमारा नेतृत्व तय करता है और जिसको तय करता है वो काम करता है। सभी काम में लगते हैं और सबको काम दिया जाता है। इस तरह के परिणाम की अपेक्षा तो आप उत्तर प्रदेश में भी नहीं कर रहे थे? बिल्कुल नहीं कर रहे थे, बिल्कुल परिणाम की अपेक्षा हम उत्तर प्रदेश में नहीं कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल हाशिए पे आ गए। कम से कम उत्तर प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, बिहार में इस तरह के परिणाम की अपेक्षा नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं
कि हम तो बिहार के कार्यकर्ता हैं, बिहार के बारे में हम ज़्यादा इस बात को रखेंगे, लेकिन बाकी जगहों पर भी, जैसे अभी हमारे प्रभारी आए हुए थे विनोद तावड़े जी, और गए हैं, पूरी समीक्षा करके सबसे बातचीत किए हैं, मंत्रिपरिषद के लोगों से बात किए हैं, प्रमुख नेताओं से बात किए हैं, चुनाव जो हार गए उनसे बात किए हैं, और दिल्ली में भी ऐसी बैठकें हुई हैं, सबसे बातचीत हो रही है। हम एक निष्कर्ष पर तुरंत पहुंच गए होंगे या पहुंचेंगे, नेतृत्व हमारा पहुंचेगा, और उसके बाद में निर्णय लेगा। और दूसरी बात, मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरणों से चलने वाली पार्टी नहीं है। हम अपने संगठन के बल पर चलते हैं, और इसलिए चलते हैं कि 365 दिन हम काम करते हैं। हम इसलिए चलते हैं कि हमारा हर बूथ तक संगठन है। हम इसलिए चलते हैं कि हमारा पन्ना प्रमुख है, और कई बार समीकरणों के विपरीत भी हम परिणाम देने का काम करते हैं। हाँ, ये जरूर है, आज अगर ये परिणाम कुछ थोड़ा इधर उधर हो गया तो इसकी चर्चाएं हो रही है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं 2014 में कोई इस तरह की कल्पना कर रहा था, लेकिन हम जिस परिणाम तक हम पहुंचे वहां तक की जाने का कोई कल्पना कर रहा था? नहीं कर रहा था। हम जातीय समीकरणों के आधार पर, किसी हवा के आधार पर, किसी समीकरण के आधार पर, किसी आंधी के आधार पर चलने वाले संगठन नहीं है। हम एक एक कार्यकर्ता और माइक्रो मैनेजमेंट और नीचे जमीन तक एक एक व्यक्ति के पास जाकर के अपने मेहनत, अपने परिश्रम, अपने आइडियोलॉजी और अपने नेतृत्व के बल पर चलने वाली पार्टी है। और इसलिए ये सारी बातें हो रही हैं। फिर जब परिणाम हमारे पक्ष में आने शुरू होंगे, सारी सब लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। चिंता मत कीजिए। अखिलेश जी एक अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे। एक प्रश्न अभी दिमाग में आ गया है। संघ और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के बीच में कुछ दूरियां दिख रही हैं। जैसे अभी जेपी नड्डा का जो एक बयान आया, जिस बयान की बहुत किरकिरी भी हुई थी कि हमको संघ की जरूरत नहीं है। देखिए, जरूरत संघ की है या नहीं है इस विषय को छोड़िए, लेकिन मैं संघ की भूमिका के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। जैसे परिवार में अगर कोई ये कहे कि परिवार का विकास हो रहा है और उसमें बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसमें माता पिता की क्या भूमिका होगी? तो ये कहना बड़ी अजीब बात है कि कोई क्या कर सकता है इसमें। हम सभी चल रहे हैं एक विचारधारा को लेकर, और उस विचारधारा को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य है। और दूसरी बात, फिर मैं एक बात बता दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, और ऐसे दर्जनों संगठन एक आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं, और इस सबका सामूहिक प्रयास है कि आज दिल्ली में हमारे अनुकूल सरकार है, और इस सरकार के इतर भी कई ऐसे गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो हमारा काम कर रही हैं, जो नीचे तक जाकर के भारत के अंदर भारतीय संस्कृति के अनुकूल यह देश हो, इसके लिए हमारे ये सारे संगठन काम कर रहे हैं। अब इसमें क्या दूरी और क्या नज़दीकी? कोई दूरी नज़दीकी नहीं है। हम सभी मिलकर, अब मैं आपको बता रहा हूँ, मोतिहारी में चुनाव था, हम जहाँ थे चुनाव था, संघ के एक एक कार्यकर्ता लगे हुए थे, अपने हिसाब से लगे हुए थे। वो लोगों को जागरूक कर रहे थे कि भाई इस आइडियोलॉजी को वोट देने से देश सुरक्षित रहेगा, और लोगों ने उस आधार पर वोट किया। और इसलिए एक बात मैं आपको कह रहा हूँ कि इसीलिए दुनिया के इतिहास में ये पहली हमारी विचारधारा है, जहां विचारधारा के केंद्र बिंदु में बिल्कुल साधुत्व लेकर के, संत भाव लेकर के, और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी अपेक्षा के, और बिना किसी लालच के काम करने वाला संगठन है। और उसके इर्द गिर्द बाकी संगठन है। बाकी जगह राजनीतिक दल केंद्र में होते हैं, जहां सत्ता होता है उसके इर्द गिर्द बाकी संगठन होते हैं। यहाँ सत्ता से दूर रहने वाला, बिना लालच के, बिना किसी राग द्वेष के काम करने वाला संगठन केंद्र में है, और बाकी सारे राजनीतिक दल सहित बाकी और सारे ये अगल बगल में है। और इसलिए कोई इस तरह की बात नहीं है। मैं संघ का स्वयंसेवक, और मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे जैसे लाखों संघ के स्वयंसेवक आज बीजेपी के अंदर काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो आज भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं। अमित भाई शाह जो है संघ के स्वयंसेवक हैं और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं। मैं भी संघ का और विद्यार्थी परिषद का पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहा हूं, और इसलिए कहां कोई विवाद है। हम संघ, मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा प्राथमिकता संघ को मैं देता हूं, लेकिन मुझे तो कोई विवाद नहीं लग रहा। मैं बड़ी खुशी जो विवाद आप ही के नेता ने बयान दिया ना। नहीं, देखिए, बयान दिए क्या, छपा क्या, इसको छोड़ दीजिए। मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा। कई बार बयान कुछ होता है, छपता कुछ होता है, और आजकल भाई छोड़ दीजिए। आदरणीय अमित शाह जी का तो
वो वीडियो ही चल गया कि हम आरक्षण के को समाप्त कर देंगे। अब ये फेक वीडियो चलता है, कभी कभी न्यूज ऐसा वैसा कुछ छपता है, वो सब बात नहीं है, लेकिन यथार्थ मैं कह रहा हूँ। आज भी संघ परिवार की बैठकों में बाकी सारे संगठन जैसे जाते हैं, बीजेपी भी जाती है। कहाँ उसमें कहीं कोई दिक्कत है, और न दिक्कत रहने वाली है, क्योंकि हम साथ चलने वाले हैं। साथ इसलिए चलने वाले हैं क्योंकि परिवार में विवाद नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला कि परिवार में सभी लोग अपनी अपनी भूमिका को जानते हैं और सभी अपनी अपनी भूमिका को निभा भी रहे हैं, और इसलिए परिवार में विवाद नहीं होने वाला है। सभी मिलजुल करके चलेंगे, और परिवार का जो मुखिया है, जो केंद्र में बैठा हुआ है, वो निस्वार्थ काम करने वाला है, वो संत भाव से काम करने वाला है, साधुत्व उसके अंदर है, इसलिए कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। ये थे अखिलेश जी, जिन्होंने बड़ी साफगोई के साथ जो भी तीखे प्रश्न थे उस पर गोल गोल घुमा के इन्होंने जवाब दे दिया। और यहां तक कि जेपी नड्डा का जो बयान था, उस बयान पर भी इन्होंने कहा कि भाई बयान क्या था और मीडिया ने क्या छापा, इसलिए इसके ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे। तो दोस्तों, देखते रहिए फाइनल पोस्ट, और हम अभी विदा चाहेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।